हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और संध्या काल में यह आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रश्न आपको हैं। तो चलिए हम लोग है सो प्रश्नों की कड़ी को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखेंगे आज का। और यह पहला प्रश्न है आपको, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है ए रूटाइल, बी है हीमेटाइट, सी है चूना पत्थर और डी है सो पिंच ब्लेड। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण आपको ये प्रश्न है और पिंच ब्लेड इसके आंसर हो जाएंगे। और चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करें रेडियम को कि आखिर ये रेडियम है क्या। तो रेडियम आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का अंतिम तत्व है। इस तत्व की खोज पियरे क्यूरी तथा श्रीमती क्यूरी ने 1898 में की थी। बिल्कुल, ये दोनों पति पत्नी थे और इनके द्वारा आपको 1898 में किया गया था। दोनों वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अधिक रेडियो एक्टिव वाले अंश को पिंच ब्लेड से अलग कर इस तत्व की उपस्थिति को सिद्ध किया था। बिल्कुल, तो ये आपको जो है सो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया गया। यूरेनियम अयस्कों के साथ रेडियम सदा मिश्रित रहता है। बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यूरेनियम अयस्कों के साथ या रेडियम जो है सो उसी के साथ अटैच रहता है, मिश्रित रहता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है जैसा कि आप जानते होंगे और इसी क्रिया द्वारा रेडियम की उपस्थिति होती है। परंतु रेडियम का स्वयं रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका क्षय भी होता है। रेडियम चमकदार श्वेत धातु है और जैसा कि आप जानते होंगे कि रेडियम का मुख्यतः कैंसर चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरेनियम अयस्कों के साथ रेडियम सदा मिश्रित रहता है। यह लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको यहाँ पर यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए, रेडियो का मुख्यतः कैंसर चिकित्सा में भी उपयोग होता है और यहाँ पर रेडियम जो है सो रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसका क्षय भी होता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ए अमोनिया, बी पानी, सी नमक और डी चीनी। क्या होगा? बिल्कुल नमक इसके आंसर हो जाएंगे। यह नमक का रासायनिक सूत्र है आपको और इसको जो है सो सोडियम क्लोराइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है। इसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में भी होता है। बिल्कुल दोस्तों, संरक्षण मतलब समझते होंगे, लंबे समय तक उसको है सो नमक मिला दिए जाने के कारण वह है सो खराब नहीं होता है। शुद्ध नमक जो होता है वह रंगहीन होता है। यह ठंडे जल के साथ सुगमता से घुल जाता है। हीम के साथ नमक को मिला देने से मिश्रण का ताप 21 डिग्री गिर जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए आप देखते होंगे वो जो आइसक्रीम वाले बेचते हैं तो उसमें वह है सो नमक को मिला देते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर 21 डिग्री तक गिर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ या फिर जॉन न्यूलैंड्स। आंसर क्या होंगे? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे मेंडलीफ। और चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। बिल्कुल समझ रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी विशेषताओं के साथ वो सारणी को रूप में वह दर्शाता है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक के जो है सो बढ़ते आपको जो है सो क्रम में सजाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। बहुत बार पूछे गए हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किए गए थे। तो ये जो मेंडलीफ थे वह रूसी आपको है सो रसायन शास्त्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। जीवों और पर्यावरण के बीच की अनुन्वय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण
और अध्ययन को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, बी सूक्ष्मजीव विज्ञान, सी कीट विज्ञान और डी है सो पक्षी विज्ञान। क्या होगा आंसर? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे पारिस्थितिकी। और चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पारिस्थितिकी को समझते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। तो क्या होता है इसमें? इसके अंतर्गत आप जो हैं सो जीव समुदाय का उसके वातावरण बिल्कुल एटमॉस्फेयर के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सन 1869 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकेल ने किया था। बिल्कुल जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकेल के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पेनिसिलिन, प्रोटोसील, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासिलिन। तो क्या आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल पेनिसिलिन आंसर हो जाएंगे। आप जानते भी हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको जानने का प्रयास करें। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियन फंगी से, बिल्कुल फंगी मतलब समझते हैं फंगस से, हुई थी। यह वह पहली दवाएं हैं जो सिफिलिस एवं स्टाफिलोकोकस संक्रमण जैसी बहुत सी बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी थी। पेनिसिलिन आज भी प्रयोग में लाई जा रही है। हालांकि कई प्रकार के जीवाणु अब प्रतिरोधी बन चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, जीवाणु भी उन एंटीबायोटिक से लड़ने की अपनी क्षमता को डेवलप कर लेते हैं, जिसके वजह से वह प्रतिरोधी बनते चले जाते हैं और पेनिसिलिन का उन पर अब है सो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और डी है प्रोफेसर सतीश धवन। आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल डॉक्टर विक्रम साराभाई अर्थात बी आंसर हो जाएंगे। और इसके थोड़े विश्लेषण को चलिए हम लोग देखते हैं। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को जन्म दिया और उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उन्होंने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नींव डाली। उन्होंने रॉकेट, उपग्रह निर्माण और उपग्रहों के उपयोग संबंधी देश के भावी कार्यक्रम को दिशा दी। विक्रम साराभाई के द्वारा। साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इसरो के फर्स्ट आपको जो है सो अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। 1966 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें आ गई है ना। एक हो गया इसरो के प्रथम अध्यक्ष और दूसरा जो है सो होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 में और क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन अर्थात बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? यहाँ पर आंसर है मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या फिर एनेलिडो। क्या आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल आप जान रहे हैं और आंसर हो जाएंगे हाइड्रा। चलिए थोड़ा हाइड्रा को हम लोग जानते हैं और हाइड्रा का विश्लेषण हम लोग देखें। हाइड्रा का या उसे आपको है सो जल ब्याल भी कहा जाता है। हाइड्रा या जल ब्याल निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर है तथा इसके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। बिल्कुल एक टुकड़े टुकड़े होकर वह नया प्रत्येक खंड है, एक नया आपको हाइड्रा बन जाता है। इसके शरीर में अलग से मलोत्सर्ग प्रणाली नहीं होता। बिल्कुल उत्सर्जन के लिए अलग से कोई प्रणाली नहीं होता और इसके शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। स्वाद कलिकाएं अर्थात जीव में
कितनी स्वाद, यहाँ जीव हो गया है, सॉरी यहाँ पे जीव होगा, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? और ऑप्शन है ए में 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन और 10 मिलियन से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे 2000 से 8000, 2000 8000। और चलिए इसका थोड़ा हम लोग विश्लेषण भी देख लें, चूंकि यह बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन स्वाद कलिकाओं का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्वाद को पहचानना एवं लार को भोजन में मिलाना है। जीव के अगले हिस्से में, बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारी लाइन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीव के अगले हिस्से में मीठे स्वाद पहचानने वाली स्वाद कनिकाएं, मध्य में नमकीन तथा सबसे अंतिम भाग में कड़वे स्वाद को पहचानने वाली स्वाद कलिकाएं अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि जीव के अगले भाग में किस तरह की स्वाद कनिकाएं होती हैं, मध्य भाग में किस तरह की कनिकाएं होती हैं, और सबसे अंदरूनी भाग में, अंतिम भाग में किस तरह की स्वाद कलिकाएं पहचानने की होती है। तो वहाँ पर बिल्कुल जो लिखा हुआ है आपको उसके अनुसार, चूँकि आगे भाग में मीठे, मध्य भाग में नमकीन और सबसे अंतिम भाग में तीखे या कड़वे, ये सभी होते हैं आपको। तो यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। ओरोफेरिंक्स ने से लेकर शिख तक जीव की औसत लंबाई 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये मतलब आपको गले में जहाँ से ओरोफेरिंक्स होता है वो आपको गले में होता है, वहाँ से जीव की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 4 इंच या फिर 10 सेंटीमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। और एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी हड्डियां होती हैं? तो बिल्कुल नवजात शिशु में आपको 300 हड्डियां होती हैं। और इसके चलिए हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। 300, जन्म के समय एक मानव में लगभग 300 हड्डियां होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये उपास्थि और हड्डियां भी आपस में जुड़ने लगती है और आपस में जुड़कर कुल 206 हड्डियों का निर्माण करती है। बिल्कुल वयस्क मनुष्य में आप जानते होंगे कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और भी बनते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, बहुत बार पूछे गए। फिर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, बिल्कुल मध्य कान की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो चलिए इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं तो हम उसको भी इसमें दर्शा देते हैं जिससे कि आपके याद कुछ ताजे हो जाए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न है। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? बिल्कुल, तो वह कौन सा होगा? तो वह है आपको ब्रोमीन। ब्रोमीन है। और चलिए हम लोग थोड़ा ब्रोमीन को जाने। और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। इसकी तीक्ष्ण गंध के कारण ही उसने इसका नाम ब्रोमीन रखा था, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में दुर्गंध होता है। ब्रोमीन का मतलब, ब्रोमीन सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। जर्मनी के सटासफुट नामक स्थान में इसके यौगिक बहुत मात्रा में उपस्थित होते हैं। समुद्र तल भी इसका उत्तम स्रोत है। कुछ जल जीव एवं वनस्पति पदार्थों में भी ब्रोमीन यौगिक विद्यमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नए लोग हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में तो जरूर से शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स चाहिए हमें, बिल्कुल लाइक भी चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।